क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फॉर द एक्सरसाइज 8.3। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको फॉर्मूलेज पढ़ने हैं और साथ में हमें ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये टर्म्स हमारे सामने बार बार आएंगी। तो पहली टर्म है आपके सामने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है मूलधन। ये वो रुपए होते हैं जो हम किसी को या तो उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसी ने उधार रुपए लिए थे या दिए थे। लोन भी हो सकता है, बोरो करना भी हो सकता है, इन्वेस्ट करना भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। उसके बाद जब वो रुपए उधार लिए जाते हैं तो किसी रेट पर लिए जाते हैं। वो रेट परसेंटेज में हमको गिवन होता है, जिसे हिंदी में हम दर कहते हैं। 10%, 5%, 6%, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। जब वो रुपया उधार लिया गया होगा तो वो किसी समय के लिए लिया गया होगा। वो समय हो सकता है साल में भी हो सकता है, महीने में भी, दिन में भी हो सकता है। उसके बाद होता है अमाउंट। अमाउंट होता है मिश्रित धन, कि जब हम किसी से कोई रुपया उधार लेते हैं तो उसको जब हम वापस लौटाते हैं तो उस रुपए में एक तो ब्याज लगा हुआ होता है और एक साथ में मूलधन होता है। ये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जिसने कुछ रुपए उधार लिए, तो वो हमने पी मान लिया। कितना मान लीजिए? 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या हो गया? ये हो गया मूलधन। उसके बाद उसने किस रेट से रुपया उधार लिया था, वो हमने मान लीजिए 10% पर एनम। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या? रेट। और टाइम मान लेते हैं कि कितने टाइम के लिए लिया गया? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब जब 2 साल के बाद वो वापस लौटाया जाएगा रुपया, तो 10,000 रुपीज़ तो हमें वो देने पड़ेंगे जो हमने उधार लिए थे, और साथ में हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कि कौन कौन से तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आपने 7th क्लास में पढ़ा था, और 8th क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो जैसे मान लीजिए यही हमने एक एग्जांपल लिया है कि किसी बंदे ने 10,000 रुपीज़ उधार लिए, और किस रेट पर लिए हैं? 10% पर एनम पर, और टाइम कितना है? 2 ईयर्स का। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स? तो उसके लिए सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है 7th क्लास में, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करते हैं। P की जगह क्या रखेंगे हम? P की जगह आ जाएगा आपका 10,000, रेट की जगह 10% एंड टाइम इज 2, अपॉन में क्या है? 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाते हैं? कैंसिल। और उसके बाद हमारे पास बचा 100 इंटू 10 इंटू 2। तो हो गया 100 इंटू 20। कितने आए? 2,000 रुपीज़। तो ये 2,000 रुपीज़ क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। तो जब रुपया वापस दिया जाएगा 2 साल के बाद, तो कितना रुपया वापस लौटाना पड़ेगा? हम लौटाएंगे उसको अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रित धन। मिश्रित का मतलब मिक्स होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होंगी? एक तो होगा इसके अंदर इंटरेस्ट, और साथ में इसमें होगा प्रिंसिपल। अगर किसी ने आपको 10,000 रुपीज़ उधार दिए हैं, तो जब वो वापस लेगा तो 10,000 तो उसको वो चाहिए जितने उसने दिए थे, और साथ में उसको 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए। किसके? ब्याज के। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज़। तो कितने रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे 2 साल के बाद? 12,000। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या तरीका निकालने का? सिंपल इंटरेस्ट। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जैसे यहाँ पर 2 साल के लिए पैसा लिया गया है, तो पहले साल का तो SIB और CIB दोनों चीज़ बराबर आती हैं अगर कंपाउंडेड एनुअली गिवन है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 साल के लिए पैसा लिया गया है, या फिर 3 साल के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं अगर हम एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो वहाँ पर ब्याज पे भी ब्याज लगती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली पे लूँ। मीन्स यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, अगर मैं लेता हूँ पैसा किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, T फॉर टाइम। तो कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स? इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अगर हमने रुपया किस पे लिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे तो ये आ गया आपके पास 12,000। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो P की जगह हम रखते हैं 10,000,
उसके बाद 1 प्लस आर की जगह कितना रखेंगे, रेट कितना था 10, रेट कितना है 10 अपॉन में 100 और पावर कितनी आएगी, पावर आएगी 2, ठीक है, क्योंकि टाइम कितना था 2 ईयर्स। तो अमाउंट इक्वल टू हमारे पास आ गया 10,000 और इस 100 की इधर होती है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट फ्रैक्शन में जैसे करते हैं 100 वन जा 100 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये आपके पास आ गया 10,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ये 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, 4 जीरो, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। तो ऊपर की तरफ क्या बचा हमारे पास 110 इंटू 110, तो कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा 11 11 कितने हो गए 11 11 जा 121 और ये 2 जीरो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमने पैसा लिया था सिंपल इंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर अमाउंट कितना लौटाया था हमने 12,000 रुपये, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेते हैं तो हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा 12,100 मीन्स 12,100 रुपये। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब भी पैसा लिया जाता है तो उस पर क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया जाता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमेशा एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा रुपए कैसे आए इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, फिर आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम देखते हैं कि ये 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि रुपए तो वही थे 10,000 रुपये ही यहाँ पर हैं, 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हैं, दोनों के रेट भी इक्वल हैं, दोनों का टाइम भी इक्वल है, फिर ये अमाउंट का डिफरेंस आया क्यों, इस चीज़ को हम देखेंगे अब। तो ध्यान से देखो, जब इंटरेस्ट अगर होता 1 साल के लिए, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता तो यहाँ पर हमारे पास P कितना था, P था हमारे पास 10,000, रेट कितना है, रेट है 10% पर एनम, ध्यान से देखना, और टाइम कितना मान लिया हमने, एक एक साल का हम अलग अलग करके निकालते हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है, P है 10,000, रेट है 10 और टाइम है 1 और अपॉन में क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 100 इंटू 10 कितना 1,000 रुपीज़, ठीक है। 1 साल का कितना इंटरेस्ट आया 1,000, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2,000, 3 इयर्स का कितना हो जाएगा 3,000। तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो सिंपल है कि हर साल का कितना इंटरेस्ट जाना है, 1,000 रुपये इंटरेस्ट जाना है। लेकिन अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपया लिया गया है तो अगली बार जो ये P है, ये P चेंज हो जाएगा। अब जो वो इंटरेस्ट लगाएगा वो P उसके लिए क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज़, तो उसने वो जो उधार दिए थे, और ये जो 1,000 रुपये इंटरेस्ट के हैं 1 साल के बाद हम नहीं लौटा रहे, क्योंकि हमने पैसा कितने साल के लिए लिया है 2 साल के लिए। तो अगली साल वो क्या काम करेगा, इन 1,000 रुपयों को भी जोड़ देगा और नया P बनाएगा, और वो न्यू P क्या हो जाएगा, मीन्स न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,000। तो अब वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितना इंटरेस्ट अब लगाने वाला है। तो फॉर्मूला तो यही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन देखो अब P चेंज हो गया, क्योंकि उसने ये जो ब्याज था ये ब्याज भी जोड़कर एक नया P बना दिया, इसीलिए कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो P कितना है यहाँ पर 11,000, रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 110 इंटू 100, 11 वन जा 11 और 2 जीरो एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ पर देखो पहले साल के लिए कितना ब्याज था, पहले साल के लिए था 1,000 रुपये और दूसरे साल के लिए कितना आ गया 1,100 रुपये। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल जो था उसके अंदर अब पिछला वाला ब्याज भी ऐड कर दिया गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ से आपको अब कितना रुपया वापस लौटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना है उसका टोटल, या तो ये वाला प्रिंसिपल मान लो 10,000, उसमें ये दोनों ब्याज प्लस कर दो ये वाला और साथ में ये वाला, या फिर यहाँ पर पहले से ही प्लस है ये 1,000, इसमें ये वाला प्लस कर लो। मेन मुद्दा ये है कि टोटल अमाउंट कितना वापस लौटाना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट उसको लौटाना पड़ेगा अब 10,000 रुपीज़ तो वो जो उसने उधार लिए थे, साथ में 1,000 रुपीज़ वो जो उसने पहले साल में ब्याज लगाया, और दूसरे साल
1100 का, तो इन सब को हम प्लस करेंगे 10,000, 11,000, 12,000, 100 रुपीज़, 12,100। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं तो हर साल का हजार हजार रुपये ब्याज ही जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा वही माना जाएगा जो उसने पहले रुपया उधार दिया था, 10,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम लेते हैं तो हर साल वो इंटरेस्ट जो है वो भी प्रिंसिपल पे जुड़ता रहेगा और नया प्रिंसिपल हमारे सामने आता रहेगा, और वो हमारा अमाउंट जो है वो एसआई से हमेशा कैसा आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है, एक ही प्रिंसिपल पे अलग अलग तरीके के अमाउंट क्यों आए हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये वाली चीज़ जो आपको समझाई है, इतना लेंथी क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे हम बार बार, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास A=P 1+R/100 की पावर T। ठीक है, और यहाँ से हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमारा अमाउंट है उसमें से P को क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो 12,100 रुपीज़ वापस किए जा रहे हैं, तो इसमें से 10,000 रुपीज़ तो वही है जो उसने उधार लिए थे, तो इसमें से अगर उन 10,000 रुपीज़ को आप निकाल देते हो तो बाकी का रुपया जो बचेगा वही तो ब्याज है। तो 12,100 में से P कितना है, P है 10,000, इसको कर देते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 2,100, जो कि आपका क्या आ गया, ब्याज। यहाँ पर था कितना, 2,000, और यहाँ पर कितना आया, 2,100 रुपये। 100 रुपये का डिफरेंस क्यों आया है वो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लगती है। ठीक है, पहले साल पर 1,000 रुपये ब्याज और दूसरे साल पर 1,100 रुपये ब्याज। ठीक है, इसलिए आया था ये। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी हमको 3-4 कंडीशन गिवन होंगी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और कंपाउंडेड एनुअली, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो हम इससे निकाल देंगे, और अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट में आपको पता है क्या क्या चीज़ होती है, प्रिंसिपल मीन्स जो रुपए हमने उधार लिए या दिए, और साथ में एसआई मीन्स जो ब्याज लगा, दोनों को मिला के हम रुपया वापस लेते हैं या फिर देते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड किया है कि आपने रुपया लिया है या फिर दिया है। तो ये तो आपके पास हो गए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले। लेकिन अगर आपके पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन तो क्या क्या होगा, तो देखो पहली कंडीशन है जिसमें आपको दिया हुआ होगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, या फिर इसी को ही वो लिख देगा ईयरली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लेना कि आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ होगा वो प्रिंसिपल तो हम एज इट इज लिख देंगे, जो भी हमारा प्रिंसिपल है। रेट जो है उस रेट को भी हम ऐसे लिख देंगे, जो भी हमारे पास रेट परसेंटेज में गिवन होगा वो। और जो हमारे पास टाइम होगा वो टाइम किस में होना चाहिए, वो टाइम होना चाहिए ईयर में। ठीक है, ये तीनों चीज़ अगर हमारे पास हैं तो अमाउंट हम किस में लिखते हैं, अमाउंट P1+R/100 की पावर T। ठीक है, T फॉर टाइम। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आता है हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएंगे हाफ ईयरली के या फिर क्वार्टरली के भी। ठीक है, RS अग्रवाल में तो क्वार्टरली वाले क्वेश्चन भी होते हैं। अभी हम NCERT कर रहे हैं तो पहले NCERT पे ध्यान दोगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं वो चीज़ भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन में अगर आपको हाफ ईयरली दिया हुआ हो तो प्रिंसिपल तो हम वही लेंगे जो हमको गिवन होगा। रेट को क्या कर देंगे हम, रेट को कर देंगे हम हाफ। हाफ क्यों करते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। रेट को हम लिखेंगे जो भी हमारे पास रेट गिवन होगा वो एनुअली में तो पर एनम के हिसाब से होगा, मीन्स पूरे साल के हिसाब से। पर एनम मीन्स जो पूरा का पूरा ईयर है वो। लेकिन हाफ ईयरली में हम क्या करेंगे, जो भी रेट होगा उस रेट का हाफ कर देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए टोटल रेट हमारे पास जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास 10% था पर एनम, जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में कराया है, रेट = 10% पर एनम है। तो अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना होता तो हम क्या काम करते, ये जो रेट है इस 10% को आधा कर देते और यहाँ पर कितना लेते, 5%। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर, जिसको आप कह सकते हो कि हर 6 मंथ पर, हाफ ईयरली आधा साल, आधे साल में कितने महीने होते हैं, 6 मंथ। ठीक है, ये चीज़ पता है ना आपको कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 ईयर है तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और
12 मंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 मंथ, ठीक है। और ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने को ही हम क्या कहते हैं, हाफ ईयर्स। क्या कहते हैं, हाफ ईयर्स। तो एक साल में कितने हाफ ईयर आए, 2 हाफ ईयर्स। तो रेट तो हम कर देंगे हाफ, और टाइम को हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास टाइम गिवन होगा उस टाइम में हम 2 की कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक साल दे रखा हो और हमें जो ब्याज निकालना है वो हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर बैठेंगे, 2। इसीलिए हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई। सिंपल याद रखने के लिए ऐसे याद रखोगे, जब भी हाफ ईयरली होगा रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली के हिसाब से होता, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर बैठते, भाई एक साल में कितने हाफ ईयर हैं, 2, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4 हाफ ईयर। तो यहाँ पर पावर में हम फिर कितना लेते, 4 लेते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा हो तो हम ऐसे लिखते हैं। 6 महीने को हम क्या कहते हैं, छमाही भी कहते हैं। ठीक है, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी देखते हैं वीडियो, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि ये कैसे किया जाता है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले दोनों के हिसाब से ही मैं बढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास एक केस और बनता है कि अगर मान लीजिए क्वार्टरली दे रखा हो तो क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ भी देखो। तीसरा केस हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपने 1 ईयर में लिखा है, 1 ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ्स। ठीक है, और क्वार्टरली का मतलब होता है आपके पास कितने महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 12 मंथ्स को, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 मंथ्स। अब ये जो 3 मंथ है, इस 3 मंथ को ही हम क्या लिख लेते हैं, क्वार्टर। तो ये हो गया 4 क्वार्टर्स। इसका मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। मीन्स 3-3 महीने के 4 हिस्से करोगे तो 12 महीने बैठेंगे, और 12 महीने का क्या बैठेगा, एक साल बैठेगा आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास 4 क्वार्टर आ गए। तो जैसे यहाँ पर हाफ ईयरली के रेट को 2 से डिवाइड किया था, क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर टाइम में 2 की मल्टीप्लाई की थी हाफ ईयरली में, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, लेकिन रेट यहाँ पर क्या हो जाता है, R/4% क्वार्टरली। समझ में आई बात। जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली आता है मीन्स हर तिमाही पर, 3 माह पर, माह मतलब महीने, और छमाही का मतलब 6 महीने पर। और टाइम क्या हो जाएगा, जो भी टाइम आपको दिया हुआ होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। तो यहाँ पर से आ जाएंगे 4t क्वार्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये कितने आ गए थे, 2t हाफ ईयर्स। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो सिंपल लगा देंगे, हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर दो, टाइम को दुगना। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड, टाइम की 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, अगर कंपाउंडेड एनुअली में अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, इफ कंपाउंडेड एनुअली में टाइम किस में हो, फ्रैक्शन में। ये चीज़ ध्यान से देख लो, कंपाउंडेड एनुअली है और टाइम किस में है, टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो टाइम अगर फ्रैक्शन में होता है तो क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है A=P1 + R/100⁻T, और साथ में एक ब्रैकेट और लेते हैं, और जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो टाइम ऐसे दिया हुआ होगा कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने टाइम ले लिया कि टाइम इक्वल टू है 3/1/2 ईयर्स, मीन्स 3.5 साल, 3 साल पूरे और आधा साल एक। तो यहाँ पर ये जो 3 है तो 3 तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 1/2 है, ये 1/2 इस R/100 के मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं M/n लिखे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। मान लीजिए टाइम अगर ऐसे होता 1/2 ईयर, तो ये जो 2 है, ये 2 कहाँ आ जाएगा इस टाइम की जगह, और ये जो 1/2 है, ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, M/n की जगह। ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कुछ भी। मान लीजिए टाइम अगर ऐसा आया 3/1/4 ईयर, तो ये 3 जो है, ये होल वाला जो 3 है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम के पास, और ये जो 1/4 है ये R/100 के यहाँ मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे। कंपाउंडेड एनुअली हो और टाइम किस में हो, अगर फ्रैक्शन में, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ध्यान से इस फॉर्मूले समझ गए ना आप। अब एक चीज और आती है इसमें
कि अगर कई बार क्या होता है हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू अगर घट रही हो, अमाउंट तो क्या होगा यहाँ पर, जब ब्याज हम किसी से वापस लेंगे तो हमेशा अमाउंट क्या होगा, बढ़ के ही हमें मिलेगा। और अगर हमसे ये कह दिया जाए कि किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो घट रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोई मशीन या कोई व्हीकल आपने खरीदा और उसकी वैल्यू घट रही है, तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू आफ्टर, ये फिफ्थ फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, जो भी हमको ईयर्स दे रखे होंगे तो उसमें हम जो भी हमको वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को हम लिखेंगे और साथ में 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। मीन्स जैसे आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी कि मान लीजिए हमने कोई बाइक खरीदी 50,000 की और उसकी जो वैल्यू है वो हर साल घट रही है, और वो रेट बताएगा आपको कि 10% घट रही है या 15% घट रही है, तो रेट की जगह हम वो रेट रख देंगे और हमसे पूछेगा कि 2 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर हम प्लस लगा देंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि उसकी वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर प्लस की जगह आप क्या लोगे, माइनस लोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना आप? तो यहाँ पे से आपको कुछ फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो एसआई का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में दोनों तरीके के, अगर टाइम सिंपल है तो, और टाइम अगर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर हाफ ईयरली है तो प्रिंसिपल ऐसे ही ले लेंगे, रेट को आधा कर दो, टाइम को डबल कर दो। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, टाइम की 4 में मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी चीज़ की वैल्यू घट रही है तो यहाँ पर 1 माइनस आर ले लो, 1 प्लस आर नहीं लोगे। और उसके बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया था, ए माइनस पी। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं इन फॉर्मूले को आप ध्यान से एक बार देख लेना। उसके बाद एक्सरसाइज जब करोगे तो अब एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशंस ही रह गई। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमको फॉर्मूला ही लगाना है। और इस इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई।